मैं शुभानुष महापात्र आपको सभी श्रोतागण और दर्शकों को मैं आज के सत्र में जिसका नाम है हाउ टू रिटेन अचीवमेंट मोटिवेशन ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम, यानी हम कठिन समय में कैसे हमारे प्रेरणा और सिद्धि को कैसे बनाए रखें, उसके ऊपर चर्चा में स्वागत करता हूं। और आज का जो कार्यक्रम है ये डेयरी से सीधे तरीके से तो जुड़ी नहीं है, लेकिन जो हम आज चर्चा करेंगे तो ये सब रोज हमारे चारों तरफ जो चीजें हो रही है, जो घटनाएं हम देख रहे हैं, उनसे हम कैसे सीख पाएंगे और कैसे हम अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, मैं समय ज्यादा ना लेते हुए इस कार्यक्रम को शुरू करता हूँ। जो कार्यक्रम है जिसका नाम है हाउ टू रिटेन अचीवमेंट मोटिवेशन ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम, यानी हम कठिन समय में कैसे हमारे प्रेरणा एवं जो सफलता को इसको कैसे बनाए रखें, इस चीज के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। और ये जो कार्यक्रम है, खास करके हम कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आज तक हम एनडीडी में देते रहे हैं, और कई सारे श्रोता यहाँ पे होंगे जो किसी ना किसी ट्रेनिंग कार्यक्रम में अगर यहाँ पे आए हैं तो जरूर इस कार्यक्रम को अटेंड किए होंगे। लेकिन आज जो विषय वस्तु है, आज हम थोड़ा सा इसमें परिवर्तन इस तरह किए हैं कि ताकि हम जो समय अभी जिस समय से हम गुजर रहे हैं, जिस समय के दौर पे हम चल रहे हैं, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि कार्यक्रम का नाम है अचीवमेंट मोटिवेशन, यानी हम अपने प्रेरणा को कैसे प्राप्त करें। तो पहले मैं आप लोगों को कुछ तस्वीर यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप लोग देख पा रहे हैं इस तस्वीर को, जिसमें एक हमारे भारत के सोल्जर ग्लेशियर में खड़े हैं। ये कुछ हमारे कोरोना वॉरियर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स। ये तस्वीर बहुत ही वायरल हुई थी, आपने देखा होगा शायद। और ये तस्वीर जो हमारे दूध मंडली के किसान भाई लोग हैं, भाई बहने, वो अपने किसान मंडली में जाके दूध दे रहे हैं। इन सब तस्वीरों को देख के आपको क्या लग रहा है कि ये क्यों ये सब कर रहे हैं, और इसकी आवश्यकता क्या है हमें? क्या हमें इसकी वाकई में आवश्यकता है, या हम जिंदगी को अभी जिस तरह से चल रहे हैं हम उसके आगे हाथ खड़े कर दें? ये वो लोग हैं जो आज इस परिस्थिति के सामने डटकर खड़े हैं, उसका मुकाबला कर रहे हैं, और हमें कहीं ना कहीं इसकी प्रेरणा भी दे रहे हैं कि हमें भी ऐसी परिस्थितियों में क्या कदम उठाने चाहिए ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें। तो ये जो तस्वीर है आपने देखा, ये अपने आप में ही एक मोटिवेशन है, अपने आप में प्रेरणादायी है कि ये लोग विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने हार नहीं माना। ये कोरोना वॉरियर्स, अगर आप लोगों ने इनसे बात किया होगा, अगर आप लोगों ने इनसे कभी रूबरू हुए हैं, तो आपको पता चलेगा कि पिछले 1 डेढ़ साल से ये लोग एक दिन भी छुट्टी नहीं लिए हैं। आपको शायद ये पता नहीं होगा, हम सब कहीं ना कहीं इस हालत से गुजर रहे हैं जिसको अभी सभी जानते हैं, कोविड-19, जिसको कह रहे हैं कोरोना है। लेकिन ये जो वॉरियर्स हैं, ये जो वर्कर्स हैं, ये आज तक उस दिन से, जिस दिन से ये चालू हुआ है, उस दिन से लेके अभी तक एक दिन की छुट्टी नहीं ली है। ये जो पुलिसकर्मी हैं जिनको आप हम सभी रोज देखते हैं, लेकिन क्या वो किस तरह ड्यूटी कर रहे हैं? ये जो हमारे सोल्जर्स हैं, ये किस तरह ड्यूटी कर रहे हैं? ये अपने आप में हमें प्रेरणा देते हैं। और साथ ही साथ ये जो किसान, जो हमें पौष्टिक आहार देने के लिए आज भी दूध का उत्पादन कर रहे हैं, और आके इस विपरीत परिस्थितियों में भी आके हमारे समितियों में दूध भर रहे हैं, तो ये हमें हिम्मत देते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। लेकिन हमें किस चीज की प्रेरणा चाहिए? हमें क्यों चाहिए प्रेरणा? क्या हमें अचीव करना है? हमें जीवन में चाहिए क्या? हर किसी काम के पीछे हमारा बस एक ही मकसद होता है कि हमें जीवन में क्या मिले? मिले हमें सक्सेस, यानी सफलता मिले। ठीक है? तो सफलता सभी को चाहिए, हर एक कार्य में चाहिए। जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाई में सक्सेस चाहिए, जो खेल कूद कर रहे हैं उनको खेल कूद में सक्सेस चाहिए,
जो बिजनेस कर रहे हैं उनको बिजनेस में सक्सेस चाहिए, जो जॉब कर रहे हैं उनको जॉब में सक्सेस चाहिए। तो अल्टीमेटली हमें जीवन में अगर हम देखें तो हमें चाहिए सफलता, ठीक है। लेकिन ये सफलता किससे मिलेगी हमें? इसके लिए कौन हमारा सपोर्ट करेगा? इसके लिए हमारे जिम्मेदार कौन है? अगर हमें सफलता कोई दिला सकता है तो कौन दिला सकता है? हम कहेंगे कि मेरे लिए सरकमस्टांसेस सही नहीं थे, मेरे लिए परिस्थितियां सही नहीं थी, इसलिए शायद मैं सफल नहीं हो पाया। ये कई सारे लोग कहते हैं ऐसे कि मैं अगर मेरी परिस्थिति ऐसी होती, अगर मेरे पिताजी के पास पैसे होते तो शायद मैं एक आज पूंजीपति होता या करोड़पति होता, या फिर मेरे दादा परदादा हमारे लिए जमीन जायदाद छोड़ के जाते तो कुछ होते। तो ये बहुत सारे लोग इस राह पे चलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपना राह खुद बनाते हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा एक दिखा रहा हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये क्या दिखा रहा है? जो हम कहाँ रहते हैं? हम इस विश्व के अंदर रहते हैं, ठीक है। और ये हम हैं इंडिविजुअल, यानी हम, हमसे फैमिली है, फैमिली, और फिर हमसे ग्रुप भी है, कम्युनिटी हम यानी हमारी समुदाय है, हमारी संस्था है, हमारा समाज है, और पूरा विश्व है। यानी हम इस विश्व के केंद्र में हैं। केंद्र यानी जैसे आप जानते हैं कि एक तालाब में या एक पानी के जगह पे अगर आपने एक पत्थर फेंका तो पत्थर क्या होगा? पत्थर गिरने के बाद वहां पे तरंगे बनने चालू हो जाएंगे, और वो तरंग धीरे धीरे क्या है, लहर बनते हुए किनारे की तरफ आते हैं, ठीक है। तो ये जो, कहाँ से ये तरंग सृष्टि हो रहा है? ये तरंग सृष्टि हो रहा है बीचों बीच, यानी सेंटर से। तो ये सेंटर में हम हैं, यानी हमसे जो तरंगे निकलेगी वो तरंग पूरे विश्व को, वो प्रभाव उस पर पड़ता है। कई सारे लोग इसके उल्टा, उसके विपरीत समझते हैं कि विश्व में जो कुछ हो रहा है उसका असर हमारे ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। कोरोना हो गया तो हम उसके चपेट में आ गए। कहीं पे लड़ाई हो गया तो हम उसके चपेट में आ गए। कहीं पे सुनामी हो गया तो हम उसके चपेट में आ गए। लेकिन चीज इसके बिल्कुल विपरीत है। हम जो कर रहे हैं उसका असर विश्व पे पड़ रहा है और उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज को समझना होगा कि सफलता विश्व से हम तरफ नहीं आएगा, हमसे विश्व की तरफ जाने वाला है। यानी हमसे हमारा परिवार, हमारा ग्रुप, हमारा समुदाय, हमारा संस्था, हमारा समाज और पूरा विश्व हमसे ही प्रभावित होने वाले हैं, हमारे सफलता से। लेकिन ये सफलता क्या है? इस किसको हम कहेंगे कि सफलता? इतनी हम सब बात करते हैं सफलता सफलता सब, लेकिन माँ बाप भी समझाते हैं अपने बच्चों को कि भाई तुम अगर ऐसे नहीं पढ़ोगे तो तुम सफल नहीं हो पाओगे जीवन में। कोई कहता है कि तुमको अगर अच्छा जॉब नहीं मिला तो तुम जीवन में सक्सेस नहीं हो पाओगे। कोई कहता है कि तुम अगर ये काम ढंग से नहीं कर पाए तो तुम जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो क्या सिर्फ सक्सेस यानी सफलता सिर्फ हमारे काम को लेके सीमित है, या हमारे इनकम को लेके सीमित है, या फिर हम किसी कार्य को अगर सक्सेसफुली कर देते तो सिर्फ यही सक्सेस है? जी नहीं। सक्सेस का मतलब है हम अपने जीवन को एक बैलेंस जीवन बना पाए। बैलेंस जीवन यानी सिर्फ हम अपने करियर में नहीं, अपने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में नहीं, यानी मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा हैं तो क्या मैं सफल हो गया? मुझे एक अच्छा जॉब मिल गया, मैं कहीं पे एक एमडी बन गया, या मानिए कहीं पे एक वाइस प्रेसिडेंट बन गया, या कुछ ऐसे पोजीशन पे पहुंच गया, या चलो विधायक बन गया या संसद बन गया, तो क्या मैं वो सफल हो गया? अगर मेरी ये जीवन में जो बाकी सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर मैं सब कुछ होने के बावजूद भी फिजिकली फिट नहीं, यानी मेरे मुझे बीमारी लगी रहती है कुछ ना कुछ, मेरा फैमिली जो है वो सेटल्ड नहीं है, वो बेचारे मुझे नहीं देख पाते, मैं उनको नहीं देख पाता, मेरे बच्चों के परवरिश को नहीं देख पाता, उनके डेवलपमेंट में मेरा कोई रोल नहीं हो पाता, मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ, मेंटली पीसफुल, मुझे मेंटली कोई पीस नहीं है। स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअली यानी यहाँ पे सिर्फ आध्यात्मिक चिंतन के बारे में नहीं है, यहाँ पे आत्मचिंतन की भी बात होती है। यानी मैं अपने सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में क्या कर रहा हूँ, क्या मैं अपना विकास के लिए कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ अपने लिए,
तो ये सब जब चीजें मैं बैलेंस कर सकता हूँ तो ही मैं समझूंगा कि मैं जीवन में सक्सेस हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं हम जीवन में कम ज्यादा हमारे जीवन में होता रहता है। कहीं पे मैं करियर में पीछे छूट गया क्योंकि मैं फैमिली की तरफ ध्यान ज्यादा दिया, कहीं पे मैं फैमिली की तरफ ज्यादा ध्यान दिया तो मैं अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं दे पाया, कहीं पे मैं पैसे के लिए काम करता रहा और वहां पे मेरा मेंटल पीस चला गया। तो ये जो इनबैलेंस है लाइफ में, यही हमें हमारे लिए रुकावट बनता है। तो क्या करें हम जीवन में जिससे हम ऐसे इनबैलेंस को कम कर सकें, क्योंकि जीरो करना तो मुश्किल है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हमारे जिम्मेदारियां हैं, हम पर्सनली एंड प्रोफेशनली बहुत कुछ काम करते हैं। तो ये जिम्मेदारियों के भीतर हम क्या कर सकें जिससे ये जो गैप्स हैं ये गैप कम हो सके और हम सक्सेस यानी सफलता को प्राप्त कर सकें। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि हमारे सक्सेस में हिंड्रेंस क्या है यानी हमारे रुकावटें क्या हैं, तो जैसा कि मैंने कहा था पहले ही कि अक्सर लोग बाहरी चीजों को ही हमारे सफलता का रुकावट मानते हैं। कि देखिए कोरोना आ गया, नहीं तो मैं तो बहुत बढ़िया बिजनेस चला रहा था, मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कोरोना ही नहीं मेरे बिजनेस को खत्म कर दिया। या फिर कहीं पे लड़ाई छिड़ गई तो मेरे बिजनेस में ये दिक्कत आ गया, मेरा करियर रुक गया, मेरा जीवन में बहुत कुछ मैं करने वाला था लेकिन ये सब संभव नहीं हो पाया। लेकिन अगर हम इन रुकावटों को अगर दोषी मानते रहे तो कहीं ना कहीं हम अपने अपने प्रति ये एक इनजस्टिस कर रहे हैं। और इसको हम दूसरे की तरफ इसको धकेल नहीं सकते कि इसके कारण हमारे लिए ये हुआ है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आप विश्व के केंद्र में हैं, ठीक है, आप ही सेंटर पॉइंट हैं। अरे बाहरी चीजें तो हमला करते ही हैं हमेशा, जैसे कि दूसरों का बर्ताव आपकी तरफ, हमेशा वो प्रभावित आप उससे होते हैं, क्योंकि आपके तरफ जैसा बिहेवियर मिलेगा आप उससे जरूर आपका इमोशंस उसी तरह आगे बढ़ेगा। उसके बाद जो र्यूमर्स होते हैं यानी अफवाहें, अफवाहों की तो आजकल सोशल मीडिया सबसे बड़ा एक वेपन बना हुआ है। किसी ने कुछ छोड़ दिया और कई सारे लोग हैं कि इसको सही मान के ना आगे देखते हैं ना पीछे, और तुरंत अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बहुत बाखूबी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और तुरंत अपने दोस्त या फैमिली के पास फॉरवर्ड कर देते हैं और वो भी वैसे ही करते हैं। और इस तरह ये र्यूमर जो है फैलता जाता है। फिर नेगेटिव वर्ल्ड व्यू, यानी हमारे चारों तरफ जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है, जो नेगेटिव चीजें हो रही है, उससे भी हम प्रभावित हो रहे हैं। एनवायरनमें निरंतर चेंज हो रहा है, हमारा जो परिवेश है, हमारा पर्यावरण है, वो चेंज हो रहा है बार बार, हर हर फ्रिक्वेंटली वो चेंज हो रहा है, उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ रहा है। और पास्ट एक्सपीरियंस, हमारे जो पुराने अनुभव हैं कि हम कैसे चीजों को हमने सामना किया था, कैसे हमारे लिए दिक्कतें हुई थी, तो ये पास्ट एक्सपीरियंस भी हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। और डिटर्मिनेशन थ्योरी, यानी मैं अगर एक चीज को ठान लिया कि बस यही है तो यही है, मैं डिटर्मिन्ड हूँ कि इसके आगे और कुछ नहीं, तो ये सब चीजें जो है हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। हम क्योंकि हम एनवायरनमेंट में हैं, लेकिन जरूरी क्या है, अगर मैं इन चीजों को प्रभाव के वजह से मैं अपने आप को रोक लूं तो फिर मेरा ना विकास होगा, ना मेरे परिवार का, ना मेरे संस्था का, ना मेरे समाज का, ना मेरे देश का। तो मुझे कहीं ना कहीं वो तरंग बनाना है, वो पॉजिटिव तरंग बनाना है जो लहर बनते हुए किनारों तक पहुंचे। तो इसके लिए आवश्यकता है, सबसे पहला जो जरूरी चीज है, तो एक तस्वीर दिखाऊंगा, उससे आप समझ जाएंगे क्या जरूरी है। ठीक है, हम किनको ब्लेम करें, हम तो कहते हैं कि भाई इसने किया उसने किया। ठीक है, चलिए ये एक तस्वीर देखिए, क्या दिख रहा है इसमें। अभी का ही रिसेंट सारे तस्वीर हैं, कोई पुराने कुछ नहीं है। कुछ लोग मास्क में हैं, कुछ लोग मास्क में नहीं है। ठीक है, दूसरा तस्वीर देखें, कुछ लोग मास्क में हैं, कुछ लोग मास्क में नहीं है, लेकिन कहाँ हैं, हॉलीडे पे हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हैं। क्यों? क्योंकि बड़े दिन वो घर में रह के थक चुके हैं, उनको अब उतना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, उनको बिना घूमे मेंटल
पीस नहीं मिल रहा है तो वो घूमने चले गए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको समझाने के बावजूद भी वो बहस करते हैं, उल्टे सीधे जवाब देते हैं, धमकियां देते हैं। तो ऐसे बिहेवियर जो हैं हमारे चारों तरफ, कहीं ना कहीं ये हमारे सफलता के लिए भी एक तरह से अड़चने पैदा करते हैं। अगर इनको क्या कहूं मैं, ये होते हैं इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। यानी आपको जिस परिस्थिति में आप हैं, जिस तरह के बिहेवियर आपसे अपेक्षा है, जिस तरह का व्यवहार आपसे अपेक्षा है, वो आप नहीं कर रहे हैं। यानी अगर सबको कहा गया है मास्क पहनने के लिए, आप मास्क नहीं पहन रहे, तो ये एक तरह से इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हो गया। दूसरा क्या हुआ, पेंडेमिक फटीग इसको कहते हैं। इसको एक्सपर्ट्स अभी ये टर्मिनोलॉजी पे उसको नाम दिया गया है, पेंडेमिक फटीग। यानी इस महामारी में, वैश्विक महामारी में लॉकडाउन और जो घूमने फिरने में रेस्ट्रिक्शंस वगैरह इतने सारे हो गए कि लोग परेशान हो गए, डिप्रेशन में चले गए कई सारे लोग। और उनको लगा कि नहीं, हमें थोड़े परिवर्तन की आवश्यकता है, हमें थोड़ा माहौल बदलना पड़ेगा, तो हम चले गए घूमने के लिए। तो ये जो व्यवहार है हमारे, ये व्यवहार सिर्फ हमें आफत में नहीं डालते, हमारे साथ साथ हमारे जो चारों तरफ लोग हैं वो भी मुसीबत में पड़ते हैं। तो इन सब को अगर हम देखें क्या कैसे ऐसे चीजों का मुकाबला किया जा सके, तो सबसे पहला जरूरी कि हमें अगर सफलता प्राप्त करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें कुछ चीजों का अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहला जो जरूरी है वो है एटीट्यूड, यानी मनोभाव। ये दो तरह के होते हैं, सभी जानते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। सभी जानते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी है, लेकिन ये एटीट्यूड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एटीट्यूड यानी ये आपका मनोभाव होता है। जिस तरह मैं सोचता हूं, जिस तरह मैं विचार करता हूं, जिस तरह मेरे मानसिक मेरे मस्तिष्क के अंदर जो आंदोलन हो रहे हैं, उसी का ही प्रभाव मेरा आता है मेरे बिहेवियर पे। ये एटीट्यूड मेरा एक गाइड है मेरे बिहेवियर को। यानी मैं जो व्यवहार आज दिखाता हूँ, जो व्यवहार मैं कर रहा हूँ, वो मेरे एटीट्यूड के द्वारा ही गाइड हो रहा है। अगर मैं मेरी एटीट्यूड को सही दिशा दे पाऊं तो कहीं ना कहीं मेरे व्यवहार को भी वो सही दिशा दे पाएगा। ये बहुत जरूरी है आपके सक्सेस, आपके सफलता के तरफ आपका एटीट्यूड सही होना। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा, एक वायरल वीडियो अभी रिसेंटली ये हमने सोशल मीडिया पे देखा था, ट्विटर पे बहुत फेमस हुआ था। ये स्क्रीनशॉट है उसका, मैं आपको ये वीडियो भी दिखाना चाहूंगा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कृतज्ञता के साथ हाथ जोड़कर खड़े इस शख्स को शायद आप पहचानते नहीं होंगे, पर हो सकता है कि आपने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो जरूर देखा होगा, जिसमें एक नेत्रहीन माँ का 6 साल का बच्चा प्लेटफॉर्म पर चलते हुए गलती से रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है। बच्चे की माँ आंखें न होने की वजह से समझ ही नहीं पाती कि हुआ क्या है। वो यहाँ वहाँ हाथ मारकर बच्चे को तलाशने लगती है, चिल्लाने लग जाती है। बच्चा ट्रैक से ऊपर प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच ट्रेन आ जाती है। बस कुछ सेकंड्स का फासला था, मौत नजदीक आती जा रही थी। और तभी एंट्री होती है कहानी के हीरो की। जी हाँ, यही है हमारे असली हीरो। नाम मयूर शेलके। मयूर ने चीते की रफ्तार से सिर्फ 7 सेकंड के अंदर बच्चे को प्लेटफॉर्म पर चढ़ाया और खुद भी ऊपर आ गए। एक बार फिर देखिए मौत कितनी नजदीक थी। मयूर ने वो साहस दिखाया, ऐसी दिलेरी दिखाई जो सिर्फ आपको फिल्मी कहानियों में ही देखने को मिलती है। वैसे वीडियो को ध्यान से देखने पर ये भी पता चलता है कि 1 सेकंड के लिए मयूर को भी तेजी से आती ट्रेन को देखकर मन में ये शक हुआ कि क्या वाकई वो बच्ची की जान बचा पाएगा।
लेकिन अगले ही सेकंड उसने तय कर लिया कि बच्चे को तो बचाना ही है। हीरो ऐसे ही होते हैं, मुसीबत के वक्त जल्द फैसला लेने वाले, दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले। ये घटना मुंबई के नजदीक वंगड़ी रेलवे स्टेशन की है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तो आपने देखा इस वीडियो में कि किस तरह के व्यक्ति अपने जीवन से खेल के भी अपने उस सामने एक बच्चे को जो कि आफत में पड़ा हुआ था उसको बचाने के लिए अपने जीवन को भी जोखिम में डाल देता है। तो ये ऐसे लोग हमारे चारों तरफ बहुत हैं। ऐसे हम शायद उनको नोटिस नहीं करते हैं। ये इनको हम कह सकते हैं वो एटीट्यूड रखते हैं, वो जो विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। 1 मिनट 1 सेकंड के लिए उस व्यक्ति को भी लगा था कि वो डायलेमा में था, तभी दो मुहे रास्ते पे था कि मैं कहाँ जाऊं, मैं ट्रैक से हट जाऊं या उस बच्चे को बचाऊं। लेकिन फिर उसके एटीट्यूड ने, उसके वो जो पॉजिटिविटी है उसके अंदर, उसको उसने जवाब दिया कि नहीं, तुम्हें उस बच्चे को बचाना है। और वो उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हुआ। आपने देखा कि वो तुरंत भाग के आया और बच्चे को बचाया। अभी हाल ही में एक और न्यूज भी आपने देखा होगा, अभी 2 दिन से न्यूज पे आ रहा है कि एक 85 साल के बुजुर्ग नागपुर के नारायण भाव, जिन्होंने अपना बेड हॉस्पिटल में, जो कि वो एडमिट थे, उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम था, लेकिन उनके सामने एक 40 साल के युवक का, कह सकते हैं, को व्यक्ति का जब बेड कमी पड़ गया और उसको बेड नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने बेड छोड़ दिया उसके लिए, ये कहते हुए कि उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है, लेकिन ये 40 साल का अगर आदमी मर जाता है तो उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी हमारे बीच में मौजूद हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं अपने जीवन की तरफ, कि ये जो परिस्थितियां हैं इससे मुकाबला करने के लिए यही चीजों की आवश्यकता है। ये पॉजिटिविटी हम सभी में है, लेकिन बस हमें उसको एक्सप्लोर करना है और उसका इस्तेमाल करना है। आप इस परिस्थिति में जहाँ पे सब कोई एक दूसरे का मुंह नहीं देख रहा है, कोई ऐसा लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने रिलीजन को भी परवाह ना करते हुए कई सारे काम कर रहे हैं। तो इन सबकी जो छोटी छोटी चीजों का हमें कहा गया है करने के लिए, अगर इस परिस्थिति को के साथ हमें मुकाबला करना है, जो छोटी छोटी बातें हमें कहा गया है पालन करने के लिए, क्यों नहीं हम उसको कर सकते हैं। हमारा परिस्थिति अभी कैसा है, ये एक तस्वीर आपके सामने मैंने रखा है। ये आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति स्कूटर से गिरा पड़ा है, जो कि एक हेलमेट पहना है, और वो कहाँ पे खड़ा था, ट्रैफिक सिग्नल पे। लेकिन सामने से, उधर से एक कार आया जिसने सीट बेल्ट भी नहीं पहना है, और वो ट्रैफिक सिग्नल को बिना माने उस आदमी को ठोकर मारता है और वो गिर जाता है। इसका अर्थ क्या है कि अगर कोई एक व्यक्ति कोशिश करता है सुरक्षा नियम को पालन करने के लिए, सुरक्षित रहने की कोशिश करता है, तब भी वो सुरक्षित नहीं हो पाएगा जब तक हम सभी वो सुरक्षित नियम को पालन ना करें, वो एटीट्यूड ना दिखाएं सुरक्षा की तरफ। वो सफलता की तरफ अगर हमारा एटीट्यूड ही नहीं है तो हम सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकते। ये एक इंडिविजुअल का के द्वारा संभव नहीं है। कोई भी कार्य जो अगर हम करते हैं एक इंडिविजुअल के माध्यम से, वो सफल नहीं हो पाएगा। हम परिवार में हैं, परिवार में अकेला अगर कोई, अगर मानिए, कोशिश करता है कि सब कुछ अच्छा हो, वो संभव नहीं हो पाएगा जब तक परिवार के बाकी लोग उसका सहयोग ना करें। एक संस्था में हम लोग हैं, अगर संस्था में कोई एक कोशिश करेगा कि मैं ही सब कुछ बदलाव लाऊं, मैं ही सब कुछ अच्छा करूं, तो वो सफल नहीं हो पाएगा जब तक बाकी सब उसके साथ सहयोग ना करें। एक देश में वैसे ही। तो ये हमेशा मान के चलिए, सफलता जो है, एक निजी सफलता से आप ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं। अगर आपको लंबे समय के लिए सफलता चाहिए, अगर आपको जीवन में सक्सेस होना है, तो आपको एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा। आपको एक दिशा में काम करना होगा। अलग अलग दिशा में काम करेंगे, अलग अलग चिंतन अपने मोटिव के साथ काम करेंगे, तो नतीजा ऐसे होगा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। कोई इधर से काम करके जाएगा, कोई उधर से काम करके जाएगा, दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, और साथ में बाद में फिर खींचातानी भी होगा।
हम राजनीति करते हैं, हम बहुत कुछ चर्चा करते हैं, इसका ये करते हैं, लेकिन ये समय जो है इन सब का नहीं है। हम ये समय है हम सबको इकट्ठे खड़े होने का, एक साथ लड़ने का। ये विपरीत परिस्थिति है, इसमें हमें सिर्फ अपने आप को नहीं सेफ रखना है, हमें अपने परिवार को सेफ रखना है, अपने संस्था, अपने कर्मचारी, सहयोगी को, उनको सबको सेफ रखना है। तो ये एक मिलित उद्यम होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। आपने ये कहानी तो सुना होगा जो कि पंचतंत्र में है, बहुत ही फेमस कहानी और छोटी सी कहानी, कि एक बार एक शिकारी पं- पंछी पकड़ने के लिए जाल बिछाता है और उसमें कई सारे पंछी फंस जाते हैं। तभी बहुत कोशिश करने के बाद जब वो उस जाल से निकल नहीं पाते हैं, तभी वो डिसाइड करते हैं कि उस जाल के साथ ही वो उड़ जाएंगे। और वो वही करते हैं, जाल के साथ उड़ जाते हैं, और थोड़े दूर बाद उनका जो दोस्त चूहे होते हैं वो जाल को काट देते हैं और सभी पंछी जो है आसमान में उड़ जाते हैं। तो ये छोटी सी कहानी हमने बचपन में तो सुना था, लेकिन हमने इसको जीवन में कभी उसका इस्तेमाल किया ही नहीं, या फिर अगर करते हैं तो सिर्फ किसी किसी चीजों में। क्रिकेट खेलना है हम वहां कर लेते हैं, लेकिन जब हमें किसी परिस्थिति के साथ लड़ना है, नहीं, हम वहां नहीं कर पाते। तो अगर हमें इन पंछियों की तरह खुले आसमान में उड़ना है, सफलता की तरफ उड़ना है, तो हमें मिल के काम करना होगा, हम सबको हाथ बटा के इसमें काम करना होगा। दूसरा जो चीज मैं आपके साथ कहना चाहूंगा एटीट्यूड के बाद, वो है कि आप परिवर्तन को समझिए और उसको एक्सेप्ट करिए। परिवर्तन के खिलाफ मत जाइए। परिवर्तन एक संसार का नियम है, वो एक कंसिस्टेंट चीज है। अगर कुछ भी दुनिया में अगर कंसिस्टेंट है तो वो है चेंज। बदलाव हमेशा है, निरंतर है। कल आप बच्चे थे, आज आप जवान हो, कल बूढ़े हो गए, परसों आप मरोगे। तो ये परिवर्तन होता है हमारे जीवन में। उसी तरह हम आज जो परिवेश में परिवर्तन है वो भी एक नतीजा है उस परिवर्तन का, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो रेजिस्टेंस हमेशा रहता है। कभी भी जैसे पहले मैं कई सारे लोगों को देखा हूं कि जब उनको नए चीजों के बारे में कहा जाता है तो वो रेजिस्ट करते हैं, नहीं नहीं जी, क्योंकि हमेशा चेंज इज नॉट कंफर्टेबल। ठीक है, जब भी कभी चेंज के बारे में बात होती है तो लोग कंफर्ट फील नहीं करते। अभी आपको जैसे मास्क के लिए कहा गया, तो आपने सोचा कि अरे यार मास्क लगा के बहुत दिक्कत होता है, उसमें तो सांस फूलने उखड़ने लगते हैं, फूलने लगते हैं, तो मास्क उतार देते हैं। नतीजा क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। आपको कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, आपको लगता है कि नहीं ये कौन करेगा, इतना नहीं हो पाता है, शादी ब्याह ये तो करना ही है। तो ये हम सब जो है कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस हमारे अंदर है चेंज की तरफ। अगर हम इस तरह चेंज को रेजिस्ट करेंगे तो हम डायनासोर जैसे बड़े बड़े जीव जो इस धरती से विलुप्त हो गए, कई सारे जीव रोज विलुप्त हो रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि वो चेंज एक्सेप्ट नहीं करते। डायनासोर के जमाने के जानवर आज भी धरती पे हैं, जैसे कि मगरमच्छ आप जानते हैं, कछुए जानते हैं, राइनोसोरस जानते हैं, ये सब हैं। लेकिन डायनासोर को क्या हो गया जो धरती से विलुप्त हो गया, क्योंकि जो परिवर्तन हुआ इस विश्व में, उसके एनवायरनमेंट में, कहीं ना कहीं वो उस चीज को एडॉप्ट नहीं कर पाया, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, और धीरे धीरे उसका जो जाति है वो विलुप्त होता गया। ठीक उसी तरह मानव समाज को भी इन चीजों का ख्याल रखना होगा कि जो बदलाव हमारे चारों तरफ परिस्थितियों में हो रहे हैं, अगर हम उसको सही ढंग से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको जो उसके लिए उचित है, जो उस बदलाव को लेके जो उचित हमारा स्टेप्स होने चाहिए, अगर हम उसको नहीं लेंगे, नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें भी विलुप्ति का सामना करना पड़ सकता है, और सफलता हमें कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप बदलाव को समझिए और उसको एडॉप्ट करिए। देखिए ये ग्राफ मैं आपके सामने जो दिखा रहा हूँ, इसमें आपको क्लियर पिक्चर हो जाएगा। इस धरती पे जितने लोग हैं उसमें सिर्फ 2.5% ऐसे लोग हैं जो कुछ नए चीजों का इनोवेशन करते हैं। ठीक है, कुछ नया चीज बनाते हैं, नया चीज लाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। उनमें फिर उसके बाद 13.5% लोग होते हैं जो उस चीज को एडॉप्ट करते हैं।
वो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो चीज जैसे ही नया आया और उसको वो ग्रहण कर लिए, ताकि उस चीज का सही इस्तेमाल हो सके। और 34% लोग होते हैं, 34% लोग और होते हैं जो उनको देखा देखी इन चीजों को अडॉप्ट करते हैं। ये होते हैं प्रारंभिक बहुमत, यानी अर्ली मेजोरिटी। ठीक है, ये चीजों को अडॉप्ट, ये जो, इसको अगर हम टोटल करके देखें तो ये होते हैं 50%। ये 50% लोग होते हैं जो चीजों का या तो नया चीज लाते हैं और नए चीजों को अडॉप्ट भी करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं अपने जीवन में। लेकिन ये जो बाकी 50% है, जिसमें से कुछ लेट मेजोरिटी है, जिनको बहुत हिला डुला के, बहुत आप कन्विंस करके, चाहे लॉ एनफोर्स करके, जैसे भी करके आप इनको कोशिश करते हैं कि ये इन चीजों को अडॉप्ट कर लें। और कुछ 16% लोग ऐसे ही होते हैं जब चाहे कुछ भी कर लो, वो बस अपने जीवन में खुश हैं, नए चीजों को एक्सेप्ट करने का उनके पास वो इच्छा भी नहीं है और ना ही वो इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये 50% लोग अगर इस तरह चलते रहेंगे तो हम सफलता प्राप्त कैसे करेंगे? तो हमें ये कोशिश करना है कि हम ये 50% को कम कर सकें। इस बेल कर्व को हम फ्लैट करने के बजाय जितना अगर हम नीचे की तरफ करेंगे, उतना हम सक्सेस हो पाएंगे। तो ये हमारा सबका जिम्मेदारी है कि ये 50% ना हो, ये और कम हो तो बेहतर है। ठीक है, अभी आपको एक फोटो सामने दिखाई दे रहा होगा। एक व्यक्ति जो एक महिला को खाई से बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक गड्ढा है और गड्ढे में एक सांप भी है, और इस व्यक्ति के ऊपर एक बड़ा सा वजनदार पत्थर भी गिरा हुआ है। इस परिस्थिति में इन दोनों का सोच क्या होता होगा? ये दोनों आपस में एक दूसरे के बारे में क्या सोचते होंगे? महिला सोच रही होगी, ये पुरुष मुझे थोड़ा ताकत लगा के खींच क्यों नहीं रहा है, नहीं तो ये सांप मुझे काट देगा। पुरुष सोच रहा है कि मेरे ऊपर इतना वजनदार पत्थर पड़ा हुआ है, इस महिला को क्या समझ में आ रहा है, वो अपनी ताकत क्यों नहीं लगा रही है ऊपर उठने के लिए, मैं और कितना ताकत लगाऊं। तो ये ऐसा एक फोटो है जिससे हम समझ सकते हैं कि हम भी ऐसे ही परिस्थिति में हैं, जहां पे हम एक दूसरे को समझते हैं कि वो मेरे से ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पे है, मैं तकलीफ में ज्यादा हूं, वो मेरे से ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पे है, एफर्ट को ज्यादा लगाना चाहिए। तो दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे को कभी ना उन्होंने समझा, ना समझने की कोशिश किया, ना एक दूसरे के परिस्थिति को उन्होंने जाना। और यही हमारे अभी चारों तरफ हो रहा है। हम इसको ब्लेम कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे वजह से ये सब हो रहा है, वो उसको हमें ब्लेम कर रहा है कि तुम्हारे वजह से सब कुछ हो रहा है। हम टीम में भी ऐसे ही काम करते हैं। अगर कोई चीज नहीं हो पाएगा तो हम तुरंत अगले को ब्लेम कर देते हैं कि भाई तुम्हारे वजह से ये हुआ है। तो अगर हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे, सफलता कभी प्राप्त नहीं होगा। हम एक दूसरे को यहाँ पे ये दोनों अगर एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों ही नहीं बच पाएंगे। इसलिए दोनों को यहाँ पे ज्वाइंट एफर्ट देना होगा, दोनों को यहाँ पे अपना अपना उद्यम और लगाना होगा, तभी जाके वो लोग सफलतापूर्वक इस परिस्थिति से निकल पाएंगे। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि आप अपना ज्ञान को, अपने लर्निंग्स को हमेशा बरकरार रखें, एक दूसरे के बारे में समझें, जानें, दूसरों के तकलीफों को समझें, और ये लर्निंग्स जो है, ये जो जिसको हम अध्ययन भी कहते हैं, इसको बरकरार रखें। कोई भी परिस्थिति में ये आपसे नहीं छूट जाना चाहिए, क्योंकि ये जिस दिन अगर आपका लर्निंग बंद हो गया, उस दिन आप एक निर्जीव से ज्यादा कुछ और नहीं है। लर्निंग का अर्थात मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप किताब खोल के बैठें, किताब पढ़ें या डिग्री ले लें तभी आप लर्निंग होते हैं। ये हमारे विचार का एक विडंबना भी है। कई सारे लोग यही समझते हैं कि पढ़ाई किस लिए चाहिए कि कोई बड़ा पढ़ ले तभी तुझे एक नौकरी मिलेगा। और यही आज तक हमारे समाज में कई सारे लोग इसी राह पे चलते हैं कि देखो जी मैंने तो ग्रेजुएशन कर दिया, मुझे तो नौकरी मिली नहीं। देखो जी मैंने तो एमबीए कर लिया, मुझे तो नौकरी मिली नहीं। तो क्या आप पढ़ाई इसलिए कर रहे थे कि आपको नौकरी चाहिए था? अगर पढ़ाई की वजह से नौकरी मिल जाए तो फिर तो
बाकी यहाँ पे कोई बिना नौकरी का रहे ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें पढ़ाई सिर्फ नौकरी या उस संबंधित पैसा कमाने के लिए नहीं, हमें लर्निंग या अध्ययन हमें इसलिए करना चाहिए ताकि हम अच्छे बुरे का पहचान कर सकें, हम सिचुएशन को समझ सकें, उस सिचुएशन के साथ हमारा क्या स्टेप रहेगा उसको हम निर्णय ले सकें। इसको हम क्या कहते हैं, विजडम कहते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम कोई भी चीज, जब हमारे पास कोई एक संवाद आता है, हम उसका ये जाने बगैर, उसका सत्यता जाने बगैर हम उसको आगे कर देते हैं, आगे भेज देते हैं। मैं आप सभी से निवेदन यही करूंगा कि ऐसे चीजें ना करें, इससे अफवाहें ज्यादा फैलती हैं, इससे ज्ञान नहीं फैलता है। अगर हमें अच्छे चीज को भेजना इंटरेस्ट है हमें कि हम कोई अच्छा चीज हमारे दोस्तों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, तो पहले उसकी जांच करें। ये लर्निंग होता है। लर्निंग का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि आप किताब खोले, आप कई सारे ऐसे जगह हैं जहां से आप लर्न कर सकते हैं, यानी सीख सकते हैं चीजों को। अपने अभिज्ञता से सीख सकते हैं, अपनी परिस्थितियों से सीख सकते हैं, अपनी फैमिली से सीख सकते हैं, छोटे बड़ों से, कभी से कहीं से भी सीख सकते हैं। तो सीखने का आपके आप में अंदर वो भूख होनी चाहिए। आपको हमेशा एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि मैं सीखूं जीवन में, और अंत तक मैं सीखता रहूं। ऐसा नहीं कि मैं ग्रेजुएट हो गया या एमबीए हो गया या मेरे पास बहुत बड़ी डिग्री आ गई तो मुझे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। सीखना है आपके लिए ना कोई समय उसके लिए आवश्यक है, ना कोई स्थान का आवश्यक है, ना कोई पात्र की आवश्यकता है। आप किसी से भी सीख सकते हैं, कहीं भी सीख सकते हैं, कभी भी उसको सीख सकते हैं। तो इसलिए ये आपके अंदर एक भूख पैदा करिए कि अगर मुझे जीवन में सफल होना है तो मुझे निरंतर शिक्षा ग्रहण करते रहना है। शिक्षा से क्या होता है, शिक्षा हमारे हमारे लिए क्या करता है? देखिए, कोई भी चीज आप मार्केट से खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या जांच करते हैं उसका? तो हम उस सामान का, कीमत, भाव। हाँ, कीमत कीमत देखते हैं, यानी वैल्यू देखते हैं, है ना? तो हम कीमत पूछते हैं पहले। उसी तरह आपके जीवन का भी एक कीमत है, आपके अंदर भी एक कीमत है, वो वैल्यू है। ये वैल्यू आपका बढ़ेगा कैसे? क्योंकि सामान का जैसे ही आप ज्यादा वैल्यू होता है तो या क्या समझते हैं कि ये बहुत अच्छा सामान है, उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो उसी तरह आपके जीवन का भी, आपका भी वैल्यू बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए, है ना? ये वैल्यू बढ़ेगा तभी जब आप अपने जीवन में इस ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे, जो ज्ञान आप अध्ययन से हो या अपने एक्सपीरियंस से हो आपने इकट्ठा किया है, वो आपके वैल्यू को बड़ा करेगा। और वो वैल्यू आपका गाइड करेगा किसको? वैल्यू होता है, ठीक है, तो वैल्यू आपका गाइड करेगा किसको? एटीट्यूड को, आपके मनोभाव को। ये आपके एटीट्यूड को गाइड गाइड करेगा कि मैं क्या सोचूं, अच्छा या बुरा। ये सभी निर्णय आप ले पाएंगे क्योंकि आपके अंदर वो ज्ञान है, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अच्छे बुरे का पहचान कर पा रहे हैं। और आपका एटीट्यूड, आपका मनोभाव ही आपके बिलीफ को हिम्मत देगा, आपके जो सोच विचार को वो आपको सुदृढ़ बनाएगा, और फिर आपके थॉट में वो रिफ्लेक्ट करेगा, यानी आपके सोच में। ठीक है, आप जो विचार करोगे वो सोच और विचार, ये दोनों आपके सुदृढ़ होंगे आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से, और फिर ये आपके फीलिंग में भी रिफ्लेक्ट करेगा, यानी आपके जो इमोशनल स्टेट्स हैं। अगर मैं किसी चीज पे गुस्सा कर रहा हूं या मैं दुख प्रकट कर रहा हूं, मैं कुछ शब्द, वहां पे जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, वो सभी मेरे वैल्यू से ही गाइडेड है। मेरे बर्ताव जो है, मेरे बिहेवियर जो है, वो मेरे वैल्यू से गाइडेड है। और वो वैल्यू कैसे सुदृढ़ होगा, कैसे वो वैल्यू का मूल्यांकन बढ़ेगा? जब मैं नए नए चीजों को सीखूंगा, अच्छे अच्छे चीजों को सीखूंगा, अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करूंगा। तो ये, इसको हम ऑनियन पिल थ्योरी भी कहते हैं। जैसे कि प्याज, आप जानते हैं प्याज परत पर परत होता है, और प्याज के अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? मीठा होता है ना? बाकी आपको भले थोड़े से कड़वे लगे या फिर तीखा लगे, लेकिन अंदर वाला पार्ट जो होता है वो मीठा होता है। उसी तरह हमारा, हम ये सिर्फ ऊपर की परत में ना रहें। अगर हम
अध्ययन नहीं करेंगे, हम नए चीजों को नहीं सीखेंगे, तो हम सिर्फ ऊपरी हिस्से में रहेंगे। अगर हम नॉलेज गेन करेंगे, हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो हम इस वैल्यू को और मिठास प्रदान कर पाएंगे। अभी आपको एक कहानी सुनाता हूं मैं फिर से पंचतंत्र की। बचपन में हमने सभी ये सब कहानी सुना है, पर समय के चलते हमने सब धीरे धीरे उसको भूलते गए। ये चार भाइयों की कहानी है, जो चार लोग गुरुकुल में जाके शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और अगर हम मॉडर्न जमाने को देखें तो ये लोग वहां पे क्या पढ़ रहे थे? मेडिकल पढ़ रहे थे, ठीक है, यानी डॉक्टरी पढ़ रहे थे। तो इनमें से तीन भाई थे जो बहुत ही विद्वान थे, और चौथा भाई था कि उसको खेल कूद से मतलब था, वैसे कोई मतलब नहीं था। तो ये तीनों भाई खूब पढ़े। खूब पढ़ने के बाद फिर इन्होंने सोचा कि अब जब अब उनका विद्या समाप्त हो गया, तो उन्होंने सोचा कि अब तो हम बहुत पढ़ लिए, अब चलो हम चलेंगे शहर की तरफ, अपना क्लिनिक खोलेंगे वहां पे और अपना बिजनेस चालू करेंगे। ठीक है। तो चौथा भाई कहता है कि मुझे भी ले लो। ये लोग कहते हैं कि नहीं भाई, तू तो हमारे ऊपर बोझ बनेगा। ये कहता है नहीं नहीं, मैं आप लोग का सारा काम कर दूंगा, मुझे साथ में लेते चलो। तो इन तीनों विचार करते हैं, ठीक है, इसमें बुराई क्या है? अगर हमें एक मुफ्त में कोई काम करने वाला आदमी मिल रहा है तो अच्छी बात है, तो इसको लेके चल पड़ते हैं। और शहर की तरफ बढ़ते हैं तो बीच में एक जंगल पड़ता है। तो जंगल के बीचों बीच जाते हुए वो देखते हैं कि रास्ते में कुछ हड्डियां पड़ी हुई हैं। तो उनमें बड़ा क्यूरोसिटी आता है, कौतूहल आता है कि भाई ये हड्डियां किस चीज की है। तो जो एक भाई था वो था ऑर्थोपेडिक, यानी अस्थि शल्य चिकित्सक था। तो उसको वो कहता है कि देखो, मैं अपना ज्ञान यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इन हड्डियों को मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है, देखते हैं किसकी हड्डी है। तो वो अपना ज्ञान दिखाते हुए इन हड्डियों को जोड़ देता है। तो देखते हैं कि ये एक शेर की हड्डी है, और ये शेर का ढांचा बन के तैयार हो गया। तो दूसरा भाई जो था वो फिजिशियन था। तो वो कहता है कि देखो, तुमने अपना ज्ञान दिखा दिया, अब मैं अपना ज्ञान दिखाता हूँ कि मैं इसमें मांस, खून, ये सब भर देता हूँ, इसको चमड़ा वगैरह इसका पूरा फिट कर देता हूँ। तो वो इसको ऐसे तैयार कर देता है, उसका ढांचा पूरी तरह तैयार हो जाता है, शेर पूरा एकदम रेडी। तो जो बड़ा भाई था वो था कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो उसको लगता है कि भाई ये दोनों अपना अपना ज्ञान कौशल दिखा चुके हैं, तो मुझे भी अपना दिखाना चाहिए यहाँ पे। तो कहता है ये सब छोड़ो, ये सब क्या कर रहे हो, देखो मैं अपना अभी ज्ञान तुमको दिखाता हूँ, मैं शेर को जिंदा कर दूंगा। तो चौथा भाई ये सब सुन रहा होता है, तो वो आके भाग के कहता है कि नहीं भाई, ऐसे मत करो, ये शेर है, जिंदा हो गया तो हमें खा जाएगा। तो तीनों उसको धुतकारते हैं, डांटते हैं, बोले तू मूर्ख था, मूर्ख ही रहेगा, जब हम अपनी ज्ञान यहाँ पे दिखा रहे हैं, तुझे क्या दिक्कत है, तू देखना आराम से। लेकिन वो बंदा जो है डर के मारे जाके पेड़ पे बैठ जाता है। ठीक है। तो बाकी तीनों भाई क्या करते हैं, तो वहां पे खड़े रहते हैं, और जो बड़ा भाई था वो अपना ज्ञान दिखाते हुए उस शेर को जिंदा कर देता है। और सर, शेर जिंदा होते ही तीनों पे झपट पड़ता है, क्योंकि भूखा था, और वो तीनों भाई को खा के जंगल में चला जाता है। तो ये जो छोटी सी कहानी हमने सुना था बचपन में, इससे हम क्या सीख पाते हैं कि लर्निंग का अर्थ सिर्फ ये नहीं डिग्री लेना। डॉक्टरी का डिग्री, इंजीनियरिंग का डिग्री, आप कितना बड़ा भी डिग्री ले लें, अगर आप उसको सही समय पे सही जगह पे इस्तेमाल ना कर पाए, तो फिर इस शिक्षा का कोई मतलब के बावजूद भी अगर हम इस परिस्थितियों को सही ढंग से पहचान नहीं पाए और उसका सही मुकाबला नहीं कर पाए, तो ये परिस्थिति हमारे लिए शेर की तरह बन जाएंगे और कहीं ना कहीं हमें खा जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें इस परिस्थिति का मुकाबला अगर करना है, तो अपना जो अध्ययन है, ज्ञान है, उसका सही जगह पे उसका इस्तेमाल करें। देखिए, आपको तैरना आता है, ठीक है, लेकिन आप जब नाव में जा रहे थे, पानी में आपका नाव डूब गया, तभी आप तैरना भूल जाए तो कैसा रहेगा? ये परिस्थिति में हम लोग बिल्कुल वैसे ही अभी रिएक्ट कर रहे हैं कि जो चीजें हमें करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करनी चाहिए वो हम कर रहे हैं। इसीलिए भाइयों, आप लोगों से निवेदन है कि अपने विजडम यानी ज्ञान के चक्षु को खोले, पिटारा को खोले, और उसका सही इस्तेमाल करें। सफलता भी उसी से ही मिलेगा कि अगर हम सही जगह पे सही चीजों का इस्तेमाल कर पाए, तो सफलता जरूर मिलेगा हमें। इसका कोशिश हमें करें। ये जो ज्ञान का बत्ती है उसको जलाएं।
अभी इसमें हम क्या देख रहे हैं कि देखो जी, अभी इस टाइम पे ये देखिए, सबसे पहला जरूरी है कि आप अपने अध्ययन को बढ़ाएं, अपने लर्निंग्स को बढ़ाएं, ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है जीवन में। हम ट्रेनिंग को समझते हैं, कई सारे संस्थाएं ऐसे समझते हैं ट्रेनिंग को। ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? ट्रेनिंग एक, उनको लगता है कि पैसे का वेस्टेज है। ट्रेनिंग एक समय का मिसयूज है। लेकिन ट्रेनिंग से ही आपको सफलता मिल सकता है, क्योंकि जो लोग शांति काल में अभ्यास करते हैं, लड़ाई में खून उनका कम बहता है। इसीलिए लर्निंग बहुत जरूरी है जीवन में। आप चाहे अपने जो एक्सपीरियंस आदमी है उनसे सीखिए, ऑन द जॉब सीखिए, या कहीं जाके ट्रेन होइए, लेकिन कम से कम लर्निंग को आप अपने जीवन में निरंतर रखें। लर्न करने के बाद उसको प्रैक्टिस करें, उसको प्रैक्टिस करें। यानी जो सीखा है आपने उसका उपयोग करें जीवन में, उसका प्रयोग करें। आप सीख गए लेकिन सीखने के बाद उसको बंद करके आपने तिजोरी में रख दिया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। देखिए, आज तक हमने जीवन में कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं कि नहीं? स्टैंडर्ड 1 से लेके जो भी आपका मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है आपने, वो तब तक कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, कई सारे टॉपिक्स पढ़े। कितने आपको याद है? इसलिए याद नहीं है क्योंकि हम सभी चीजों को हमारे जीवन में उपयोग नहीं करते हैं। जिन चीजों को हम उपयोग करते हैं वो हमारे मस्तिष्क में बैठ जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है, अगर आपको लगता है कि जो चीज मैंने सीखा है वो मेरे काम के लायक है, तो तुरंत उसको काम में लाएं। उसका आप जब आप ट्रायल करते हो तभी आपको उसके अच्छे और बुरे के बारे में ज्ञान आता है। प्रैक्टिस में करने के बाद बदलाव लाएं। जो परिस्थिति पहले थी, अगर आप उसी परिस्थिति में फिर से चल रहे हो तो क्या फिर फायदा है उस लर्निंग का? तो अगर आपने नया चीज सीखा है तो नया चीज को इम्प्लीमेंट करिए, वो बदलाव लाइए। उससे पहले जरूरी है कि आप बदलाव को समझें कि क्या मेरे चारों तरफ जो बदलाव हो रहे हैं, मैं उसके साथ अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। तो ये भी बहुत जरूरी है। आप बदलाव लाने के साथ साथ बदलाव को समझना भी बहुत जरूरी है। अगर मानिए, कई सारे संस्था जो है आज के डेट में ईआरपी पे चलते हैं, कई पे संस्था है ऑनलाइन पे काम हो रहे हैं, लेकिन आज भी हम अगर फिजिकली इस महामारी के समय पे बहुत सारा चीज पे निर्भर करते हैं, फिजिकल चीजों पे, तो कहीं ना कहीं हम स्लो डाउन हो जाएंगे इस प्रोसेस में। जैसे अभी लॉकडाउन है, आप लॉकडाउन में कुछ नहीं कर सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते हैं, तो क्या आप अपने बिजनेस को रोक देंगे? तो अगर हम ऐसे बहुत निर्भरशील हो गए एक ही तरह की चीजों में, बदलाव नहीं ला पाएंगे, तो फिर हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। संस्थाएं वो आगे बढ़ गई जिन्होंने इस परिस्थिति को समझा और अपने चीजों में बदलाव लाए। तो ये बहुत जरूरी है, इन चीजों को समझिए कि आज के डेट में क्या आवश्यकता है और मुझे किस तरह इसमें रिएक्ट करना चाहिए। देखिए, आज जो जमाना है वो है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन का। आज के इर्द गिर्द जितने भी चीज आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं वो क्रिएटिविटी के ही देन है, इनोवेशन के ही देन है। नए आविष्कार और नया जो खोज है, ये जब तक आपके आजू बाजू हैं आप सरवाइव करते रहेंगे। अगर आपने इस चीज को बंद कर दिया तो आप, कई सारे संस्थाएं ऐसे बंद हो गई क्योंकि उन्होंने क्रिएटिविटी और इनोवेशन को अपनाया नहीं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आपको छोटा छोटा उदाहरण दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, कितनी छोटी छोटी क्रिएटिविटी है। ये एक देखिए सामान, क्या है ये? सैनिटाइजर स्टैंड है जिसको आप पैडल, आप पैर से मार के आप हाथ में कर लीजिए। किसी ने सोचा था इसके बारे में? हमको जब पहले पहले कोरोना के बारे में पता चला तो सबने कहा कि सैनिटाइजर करो, सैनिटाइज करो, सैनिटाइज फोटो करो, लेकिन सैनिटाइजर, ऑपरेटेड सॉरी, हैंड से फुट हाँ, ऑपरेटेड ऑटोमेटिक, सैनिटाइजर। ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर भी आ गया। ठीक है, लेकिन ये सबसे पहले आया था कि जब हम सैनिटाइज बोतल को भी सब एक साथ छुएंगे तो भी उसमें भी इशू आ सकते हैं ना कहीं किसी ने सोचा कि कम से कम खर्चे में ऐसा कुछ चीज बने जिसमें हाथ का उपयोग ना हो। तो ये क्रिएटिविटी का नमूना है। ये दो चीजें देखिए, दो आइटम अमूल ने और मदर डेयरी ने निकाला, क्या है? हल्दी दूध। इससे पहले मार्केट में नहीं थे।
लेकिन अभी जब हम सभी इम्यूनिटी के लिए लेके इतने चिंतित हैं, अपने बच्चों की इम्यूनिटी को लेके इतने चिंतित हैं, और समय या जो भी है जिसके कारण हमें नहीं कर पाते हैं चीजों को, तो ये दोनों अपने प्रोडक्ट्स के साथ आए सामने कि आप बच्चों को सीधा हल्दी दूध दीजिए और इम्यूनिटी बढ़ाइए। तो ये कहीं ना कहीं परिस्थिति को समझते हुए क्रिएटिविटी दिखाने का टाइम है। ये देखिए आईआईटी के बच्चों ने क्या निकाला, रैपिड टेस्टिंग किट। ठीक है, तो ये आपको तुरंत एक रैपिड टेस्ट करने के लिए आपको हेल्पफुल है। जब हम सब आरटीपीसीआर बहुत महंगा था, जब नहीं हो पा रहा था सब जगह पे, तो उन्होंने रैपिड टेस्ट किट निकाल दिया। तो क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है आपके चारों तरफ, अगर नहीं तो आप सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ा इनोवेशन आप देखिए यहाँ पे, भारत का अपना खुद का वैक्सीन, ये दूसरे वैक्सीन के हिसाब से भी थोड़े से अलग टेक्नोलॉजी से बना, लेकिन ये बहुत जरूरी था। ये सब इनोवेशंस हमारे सर्वाइवल के लिए। तो ये इनोवेशन को आप बढ़ावा दें अपने संस्थाओं में, अपने जीवन में। नए विचार ये तभी हो पाएगा जब आप नए चीज सीखोगे, नए चीज समझोगे, नए चीज पढ़ोगे। ठीक है, फिर एक ये भी देखिए, हमारे किसान भाइयों ने अपना तरीका ढूंढा कि हम दूध तो देंगे लेकिन क्या कर सकते हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी बने रहे और अपना बिजनेस भी चलता रहे। तो उन्होंने इस तरह का तरीका अपनाया। और जो सबसे बड़ा उदाहरण है आपके सामने मैं बैठा हूं, एक टाइम था जब यहाँ पे बहुत भीड़ होता था एनडीडीबी में, कई सारे लोग आते थे ट्रेनिंग में। कुछ 3 दिन रहते थे, कोई 5 दिन रहते थे, कोई महीना भर रहते थे, बहुत सारा ट्रेनिंग होता था एनडीडीबी में। लेकिन जब अब ये मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, जब सब लोग नहीं आ सकते हैं, हम कहीं नहीं जा सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोगों के पास अपने विचारों को लेके जाएं, कैसे लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करें, कैसे हम उनको मदद पहुंचा पाए। तो हमने ये ऑनलाइन जरिया निकाला और को अपनाया, ताकि हम यहाँ बैठे बैठे आपके साथ संवाद कर सकें और आपका संवाद भी हम ले सकें। तो ये समय यही कहता है कि मैं जिस परिस्थिति में हूं, उस परिस्थिति में मुझे क्या नयापन लाना चाहिए जिससे मैं इस परिस्थिति का सही मुकाबला कर सकूं और मुझे सफलता प्राप्त हो। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि मैं समय का सही इस्तेमाल कर रहा हूं अपने जीवन में। देखिए समय, हम अगर कहते हैं कि हम 3 बजे शुरू करेंगे, मैं और थोड़ा डिले कर सकता था। मैं कोशिश करता कि 100 लोग आ जाएं यहाँ पे सुनने के लिए, तभी मैं करूंगा। नहीं, क्योंकि आप लोग का समय भी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग मुझे जो 10 मिनट 15 मिनट पहले मुझे ज्वाइन किए हुए हैं, उनका समय भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं संस्था में चीजों को समय से ना कर पाऊं तो कितना बड़ा लॉस है, उसका उदाहरण मैं छोटा सा आपको देना चाहूंगा। कि मानिए आप कोई एक मीटिंग बुलाते हैं, उस मीटिंग में आप 5 मिनट डिले पहुंचते हैं, आप 5 मिनट लेट पहुंचते हैं। आपको लगता है 5 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जरा सा सोचिए, जो 25 लोग आपको मीटिंग में वेट कर रहे थे, उन 25 लोगों को 5 मिनट की सैलरी आपको फालतू में देनी पड़ रही है। 8 घंटा ड्यूटी के लिए आप सैलरी दे रहे हैं ना, वो 5 मिनट का जो सैलरी आपका गया वो फालतू का गया। अब आप कहोगे कि क्या फर्क पड़ जाता है 5 मिनट के सैलरी में, लेकिन 5 मिनट के सैलरी एक का नहीं है, 25 का है। और यही सिलसिला अगर आप हफ्ता भर, महीना भर, साल भर करते रहे तो कितना अमाउंट आप वेस्ट करते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। और उसके साथ साथ आपकी बिजली का खर्चा, आपके चाय पानी का खर्चा, वो भी सब अलग। तो समय ऐसा है कि हम समझ नहीं पाते और समय हमारे हाथ से निकलता जाता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे हम समय को बिताते हैं हमारे जीवन में। अगर एक एवरेज आदमी के जीवन काल को देखा जाए तो अगर मैं कहूँ 70 साल जीवन है अगर हमारे भारतीयों का। ठीक है, अगर मेरे साथ कोई इत्तेफाक नहीं रखता तो मुझे रोक सकता है, मैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूँ कि 70 साल का एक एवरेज जीवन होता है एक भारतीय का। 70 साल के जीवन में अगर हम देखें तो 26 साल 5 महीने हम सो जाते हैं, क्योंकि 8 घंटा
सोना जरूरी है, 7 घंटा सो लो या 8 घंटा सो लो। ये डेटा सीधा सीधा है, यानी जो रात में हम सोते हैं उसका है। लेकिन कुछ लोग तो होते हैं वो कहीं भी सो सकते हैं, बड़े तेजस्वी लोग हैं वो कहीं भी सो सकते हैं। वो खड़े खड़े सो सकते हैं, वो मीटिंग में बैठे बैठे सो सकते हैं, वो क्लासरूम में सो सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो और भी ज्यादा महान है, जो कि जागे जागे सो जाते हैं। तो ऐसे चीजों को हमने यहाँ पे काउंट नहीं किया है, हम सिर्फ वही देख रहे हैं जो हम नॉर्मल टाइम पे सोते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो एक 70 साल के जीवन के आयु के अंदर एक व्यक्ति 26 साल 5 महीना तक सो जाता है। अब हम सब टीवी के जमाने में हैं, पहले टीवी नहीं हुआ करता, लेकिन अब टीवी है हमारे पास। और टीवी हम बहुत खूब देखते हैं, आईपीएल देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, और कई सारी चीजें देखते हैं। सीरियल्स वगैरह के लिए हम भी पागल हैं। और आजकल थैंक्स टू वेब सीरीज, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन के 8 साल 4 महीने जो है वो टीवी में बिता देते हैं। अब कोई कहेगा मैं टीवी नहीं देखता हूँ, लेकिन आप क्या देखते हैं? मोबाइल, सोशल मीडिया पे रहते हैं, कई सारे अभी चैनल्स उसमें भी आ गए हैं। तो आप कहीं ना कहीं 6 साल 8 महीना अपने जीवन के मोबाइल पे बिता देते हैं। 3 साल 7 महीने खाने पीने में, 2 साल 2 महीने आपके शॉपिंग में, खरीदारी में, और 1 साल 11 महीने आप सोशलाइजिंग सब करते हैं, जो कि आज की डेट में और भी कम है। क्योंकि हम फेसबुक पे सोशलाइज हो जाते हैं, कैसे हो क्या हो, लाइक मार दिया, दैट्स इट। किसी के पास जाने का ना फुर्सत है ना कुछ है। तो ये सोशलाइजेशन सोशलाइजेशन जो है वो कम होते जा रहे हैं। और हमारा ये जो चीजें हैं जो हमें डिप्रेशन में डाल सकते हैं, जो हमें अलग दुनिया में ले जा सकते हैं, इसमें हम ज्यादा है। और 1 साल 8 महीना हम सिर्फ घर का काम करने में व्यतीत करते हैं। अगर मैं इन सभी समय को जोड़ दूं तो ये करीब करीब 55 साल हो जाते हैं जीवन के, जो हम ऐसे कामों में निकाल लेते हैं जिससे हमारा खुद का सेल्फ डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं है। कुछ चीजें जरूरी है इसमें, जैसे कि सोना, खाना, सोशलाइजेशन करना, तो ये चीजें जरूरी तो हैं, लेकिन हमारे सेल्फ डेवलपमेंट में इनका कोई रोल नहीं है। तो बच्चे कुछ जो हमारे पास कितने हैं, कितने साल बचे? 15 साल और बचे, या 20 साल और बचे। तो ये 15 20 साल हम अगर सही इस्तेमाल कर पाए, जैसे कि उसमें से एक है आपका 10 साल काम करने का। भले आप 40 साल 35 साल आप जॉब करते हैं, लेकिन एक्चुअली आप देखें उस 35 साल में आप सिर्फ 10 साल होते हैं काम करते हैं, क्योंकि 8 घंटा दिन में काम करते हैं ना। तो अगर वो 8 घंटा आप सही इस्तेमाल कर पाए अपने जीवन में, तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। तो उस 8 घंटे को सही इस्तेमाल करने का क्या तरीका हो सकता है, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण दिखा देता हूँ। ठीक है, 24 घंटे का ये अ, हमारा डेली का रूटीन है। तो ये एक जस्ट उदाहरण है, आप इस पे अपने हिसाब से करें, लेकिन ये एक तरीका है जिससे आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं टाइम को सही से डिस्ट्रीब्यूट कर लूं अपने जीवन में और उसको फॉलो करूं, तो फिर मैं अपने जीवन में अच्छा खासा टाइम बचा सकता हूं अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। देखिए, 8 घंटा मैं काम करूंगा, 7.5 घंटा या 8 घंटा मैं सोऊंगा, अपने फैमिली को कितना समय दूंगा, खाने पीने में मैं कितना समय दूंगा, और बाकी चीजों में मैं कितना समय दूंगा। अगर मैं इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं अपने टाइम को, तो फिर मैं उसको रिलीजियसली फॉलो करता हूँ, उस चीज को रैशनली मैं उसको फॉलो करता हूँ, तो फिर कहीं ना कहीं मैं समय को बचा पाऊंगा, जो मैं अपने सेल्फ डेवलपमेंट में, जैसे कि मेरा कुछ हॉबी है। लोगों को जब मैं पूछता हूँ कि आपका हॉबी क्या है, मतलब वॉचिंग टीवी, वो तो अब हॉबी नहीं रहा, वो तो आपका रेगुलर काम हो गया है। तो हॉबी कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जो आपके क्रिएटिविटी को, आपके इनोवेशन को पावर दे। आपको क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ाना है तो आप अपने हॉबी को जरूर पूरा करें। जैसे कि पेंटिंग हुआ, सिंगिंग हुआ, डांसिंग हुआ, या फिर आपको कुछ चीजें बनाने का शौक है, कुछ स्कल्पचर बनाते हैं, सैंड स्कल्पचर बनाते हैं, या
मड में बनाते हैं। तो ऐसे चीजों पे अपना समय थोड़ा सा दें, अपने जीवन में निकालें कुछ समय अपने जीवन में। अभी तो कोरोना समय है, लेकिन कोरोना समय जब चला जाए, भगवान करे जल्दी हो, कुछ समय जो है अपने जीवन में रखें नए नए जगह विजिट करने के लिए। जैसे जितना आप नया जगह विजिट करते हैं उतना आपका एक्सपोजर बढ़ता है, उतना जीवन में आपको नए चीजों का आइडियाज आते हैं। जब आप नए जगह जाते हो तो नया चीज दिखता है, और नया चीज देखने के बाद आके आप उसका अपने जीवन में इस्तेमाल करोगे तो आपको जरूर उसका सफलता आपको मिलेगा। तो ऐसे किताबें पढ़ें। किताब आपका एक बहुत बड़ा साथी है। और अभी तो आप ब्लेस्ड हैं, क्योंकि अगर मैं कहूं कि ये लॉकडाउन है, इसमें हम क्या कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कोशिश करें कि आप कम से कम रोज कुछ नहीं तो 2-4 पन्ने किताब के पढ़ लें, जो इंटरेस्टिंग लगे आपको। किताब पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगा। ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सफल होना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन आपस में टीम में ये बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। इन सब चीजों के लिए आप अगर कंटिन्यूअसली रीडिंग और लर्निंग पे आप ध्यान देंगे तो जरूर ये डेवलप करेगा और आप फिर सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। तो इन सब चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे और जो परिस्थितियों के हिसाब से जो जरूरी है, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, हाथ सैनिटाइज करना और वैक्सीनेशन, क्योंकि वही मैं अडेप्टेबिलिटी की वही बात कर रहा था। कुछ लोग होंगे बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में। मेरे घर में ही है, मेरे घर में भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं बाद में करेंगे। ये आपके घर में भी हो सकते हैं, लेकिन आपका काम है उनको समझाना कि जब तक लास्ट पर्सन वैक्सीनेट नहीं होता है आप खतरे में। क्योंकि हेलमेट भले आप पहन ले, स्कूटर आप बिल्कुल भले नियम के साथ चला ले, लेकिन अगर सामने वाला असुरक्षित है तो आप भी असुरक्षित हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप नियमों को माने और दूसरों को भी नियम में मानने के लिए प्रेरित करें। सफल होने के लिए अपने आप को प्रेरित करें, साथ ही साथ अपने साथियों को प्रेरित करें, अपने टीम मेंबर्स को प्रेरित करें, और सब एक ही दिशा में काम करेंगे तो सफलता जरूर प्राप्त होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और मुझे सुनने के लिए। और उम्मीद है कि आगे भी हम लोग इस तरह का चर्चा के साथ कर पाएंगे। और भगवान से ये प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हम इस परिस्थिति से बाहर आए, ताकि हम एक दूसरे को सामने देख सके। ऐसे ऑनलाइन देखना ठीक तो है, अच्छा तो लगता है कि हम एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन जो सामने मिलने में जो खुशी है, जो आनंद है, वो नहीं हो पाता है। तो जल्द भगवान करे कि हम लोग जल्दी इस परिस्थिति से बाहर आए। और तब तक आप अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, मास्क पहने, सैनिटाइज करें अपने हाथ को, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।